हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 2 सॉल्यूशन की नेक्स्ट हेडिंग के साथ। दो हेडिंग अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट हेडिंग है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मीनिंग क्या है? सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन गिवन अमाउंट या स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। एक गिवन सॉल्वेंट के साथ कितना सॉल्यूट उसके अंदर डिजोल्व है, ये उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। सॉल्युबिलिटी जनरली हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए। लिक्विड सॉल्यूशन के लिए जनरली अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं। लिक्विड सॉल्यूशन बाय नेचर थ्री टाइप्स के थे: गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड। इनमें से अपन यहाँ दो हेडिंग लेके चल रहे हैं: सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंडेंस एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिपेंडेंस। इन दोनों की डिपेंडेंस मीन्स फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। फर्स्ट हेडिंग अपन ये लेके चल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर गैस की सॉल्युबिलिटी किसी गिवन लिक्विड में कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो उसमें टोटली हम पहला फैक्टर इसमें जो डिपेंडेंस का लेकर चल रहे हैं गैस की किसी पर्टिकुलर लिक्विड में सॉल्युबिलिटी के लिए, उसमें फर्स्ट फैक्टर हमारे पास है नेचर ऑफ ए सॉल्यूट या गैस का नेचर। गैस का नेचर कैसा होगा? तो बाय नेचर गैसेज हैं उनको दो टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट टाइप की गैसेज, द गैसेज के मे बी एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड विद द सॉल्वेंट। वो गैसेज जो किसी गिवन सॉल्वेंट के साथ या तो एसोसिएटेड हो जाती हैं, डिसोसिएटेड हो जाती हैं, उन गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है वो अदर गैसेस का कंपेरेटिवली क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, अमोनिया गैस को जब वाटर में डिजोल्व करते हैं अपन, तो अमोनिया वाटर के साथ एसोसिएट होकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। अब HCl गैस को जब अपन वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये डिसोसिएटेड और आयोनाइज्ड होकर हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड कराती हैं। तो ये एक दो एग्जांपल हो गया एसोसिएशन और डिसोसिएशन के। इन गैसेज की जो सॉल्युबिलिटी होती है, अदर गैसेज लाइक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ऑक्सीजन की नेचर में ना एसोसिएशन होगा ना डिसोसिएशन होगा, तो ऑक्सीजन क्या रहती है, एज इट रहती है। तो ऑक्सीजन के कंपेरेटिवली अमोनिया और HCl की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो वाटर में क्या होगी, हाई होगी। तो ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है कि गैस का नेचर कैसा है। यदि वो एसोसिएटेड हो रही है या वो डिसोसिएटेड हो रही है सॉल्यूशन के सॉल्वेंट के साथ, तो वो क्या होगा, कंपेरेटिवली ज़्यादा डिजोल्व होती है किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। इसको हम एक कॉमन एग्जांपल से समझ सकते हैं। एक सिंपल एक क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है कि ऑक्सीजन है वो एक सिंपल जनरली अपन जानते हैं कि जो जब हम रेस्पिरेशन ब्रीथिंग करते हैं तो ब्रीथिंग से केवल ऑक्सीजन ही है वो वाटर वो ब्लड के अंदर डिजोल्व क्यों होती है? तो उसका रीज़न है क्योंकि ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर अवेलेबल हीमोग्लोबिन कंपाउंड के साथ क्या करती है, रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। और बट एयर कंपोजिशन, एयर के साथ जो हमारे पास नाइट्रोजन और H2 या अदर जो एटमोसफियर गैसेज हम ब्रीथिंग से अंदर लेते हैं, वो गैसेज ब्लड में डिजोल्व नहीं होती हैं, केवल ऑक्सीजन डिजोल्व होती है क्योंकि वो हीमोग्लोबिन के साथ क्या करती है, कंबाइन होती है। तो यहाँ पे जो गैसेज किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट कर जाती हैं, उन गैसेज की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, हाई होती है दूसरे गैसेज की कंपेरेटिवली। सेकंड पॉइंट हमारे पास इसमें आता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी लिक्विड, जिस पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, गैस को डिजोल्व कर रहे हैं, वो कौन से दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो इसमें हमारे पास एक सिंपल सा कंसेप्ट आता है लाइक डिजोल्व लाइक। लाइक डिजोल्व लाइक, ये लाइक यहाँ पे जो वर्ड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट और नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा है। मींस पोलर गैसेज जो होंगी, पोलर गैसेज की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो पोलर सॉल्वेंट में हाई होती है, और नॉन पोलर गैसेज की सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होती है, हाई होती है। एक कॉमन एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे HCl एक आयनिक गैस है, बाय नेचर ये पोलर गैस होती है, और वाटर के अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी क्योंकि वाटर भी बाय नेचर क्या है, पोलर, और HCl भी क्या है, पोलर। और उसी में अपन HCl को जब प्रोवाइड करवाएंगे इसमें बेंजीन के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं, तो इसके अंदर डिजोल्व इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सिमिलरली अपन कार्बन डाइसल्फाइड या किसी नॉन पोलर गैस को लेते हैं, तो नॉन पोलर गैस है, इसकी सॉल्युबिलिटी किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन है या कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसमें हाई होगी, और वाटर में जो एक पोलर सॉल्वेंट था उसमें सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। सिमिलरली हमारे पास तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंस। प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंस का मतलब अपन ये सॉल्युबिलिटी ले रहे हैं तो प्योर सॉल्वेंट लेते हैं, एक इम्प्योर सॉल्वेंट लें। प्योर मीन्स एक ऐसा सॉल्वेंट जिसके अंदर पहले से कुछ भी डिजोल्व नहीं है, और इम्प्योर मतलब जिसमें पहले से कोई अदर सब्सटेंस क्या होता है, डिजोल्व होता है। उसके अंदर किसी पर्टिकुलर गैस की सॉल्युबिलिटी जब हम बात करेंगे तो प्योर में क्या होता है, अवेलेबल स्पेस क्या होगा, ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें केवल और केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं। तो प्योर सॉल्वेंट में किसी पर्टिकुलर गैस की सॉल्युबिलिटी हाई हो जाएगी जब
किसी सॉल्वेंट में ऑलरेडी कोई कंपोनेंट्स अवेलेबल होता है और जब उसके अंदर कोई अदर गैस पास की जाती है तो उसमें अवेलेबल स्पेस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जो अवेलेबल स्पेस है सॉल्वेंट पार्टिकल्स बीच में वो ऑलरेडी ऑक्यूपाई किया गया है किसी अदर सब्सटेंस से, तो वो इम्प्योर सॉल्वेंट हो जाता है। तो इम्प्योर सॉल्वेंट में किसी पर्टिकुलर गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, प्योर सॉल्वेंट के कंपेरेटिवली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एक फैक्टर और आता है जो किसी पर्टिकुलर गैस की सॉल्युबिलिटी को सॉल्वेंट की डिपेंडेंस या फैक्टर, जिसमें आता है हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर आता है टेम्परेचर। किसी पर्टिकुलर गैस का किसी लिक्विड में डिजोल्व होना एक एक्जोथर्मिक टाइप का चेंजेज होता है। एक्जोथर्मिक टाइप के जो भी चेंजेज हो जाएं एक्जोथर्मिक, जिसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, वो एक्जोथर्मिक चेंजेस जितने भी होते हैं वो ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, टेम्परेचर राइज के साथ क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। तो किसी पर्टिकुलर गैस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर राइज करने के साथ साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर गैस का किसी लिक्विड में या सॉल्वेंट में डिजोल्व होना एक्जोथर्मिक टाइप का चेंजेज होता है। इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब हम टेम्परेचर को राइज करते हैं तो टेम्परेचर को राइज करने पर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, राइज होती है। और पार्टिकल्स की जब काइनेटिक एनर्जी राइज होती है तो पार्टिकल्स की जो स्केपिंग टेंडेंसी होती है, सरफेस को छोड़ने की जो टेंडेंसी होती है, वो स्केपिंग टेंडेंसी या सरफेस को छोड़ने की या सरफेस से रिमूव होने की टेंडेंसी क्या होती है, राइज हो जाती है। और सरफेस को टेंडेंसी राइज होने से किसी पर्टिकुलर गैस की सोलबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर राइज के साथ। इसमें एक कॉमन एग्जांपल हमारे बोर्ड में भी आया हुआ है कि जनरली जो एक्वेटिक स्पीसीज होते हैं, फिशेज वगैरह जो होती हैं, वो कोल्ड वाटर में कंफर्टेबल फील क्यों करते हैं। तो इसका सिंपली आंसर हम दे सकते हैं कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जो होती है वो कोल्ड वाटर में क्या होगी, हाई होगी। किसके कंपेरेटिवली, वार्म गर्म हॉट वाटर के कंपेरेटिवली, क्योंकि गर्म वाटर में, हॉट वाटर में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी या सोलिबिलिटी कम हो जाती है तो उनको ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी। इसलिए एक्वेटिक जो लाइव्स होती हैं, फिशेज वगैरह, वो क्या होते हैं, कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन की ज़्यादा अवेलेबिलिटी की वजह से क्या होते हैं, कंफर्टेबल फील करती हैं। सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि वाटर है जिसमें बैड स्मेलिंग जो वाटर होता है, जिसमें ऑलरेडी गंदी बदबू यदि किसी पानी में आ रही हो तो उसको यदि हमें यूज़ करना है तो उस पानी को जिसमें गंदी बदबू आ रही है उसको हम आफ्टर बॉइलिंग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बॉइलिंग से क्या होती है, उसके अंदर डिजोल जो फाउल स्मेलिंग जो गैसेज होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं, जिससे वो पानी पीने लायक हो जाता है। और लास्ट फैक्टर हमारे पास आता है जिसमें हमने किसी पर्टिकुलर गैस की लिक्विड में डिपेंडेंस हम समझ हैं, जिसमें पहला आ गया हमारे पास गैस का नेचर, दूसरा हो गया हमारे पास लिक्विड का नेचर, तीसरा हो गया प्रेजेंस, और फोर्थ हमने ले लिया टेम्परेचर। अब फिफ्थ हम पॉइंट लेकर आए प्रेशर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है प्रेशर की डिपेंडेंस के लिए। ये इंडिविजुअल क्वेश्चन हमें हेनरी लॉ की फॉर्म में या हेनरी कांस्टेंट के सिग्निफिकेंट की फॉर्म में पूछा जाता है। तो जनरली क्या होता है कि प्रेशर सॉरी, ये टेम्परेचर नहीं है, यहाँ पे प्रेशर लिखा हुआ है। प्रेशर राइज करने पर किसी पर्टिकुलर गैस की सोलिबिलिटी जो होती है, प्रेशर राइज करने पर किसी पर्टिकुलर गैस की जो सोलिबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इसको हम हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। हेनरी लॉ क्या कर रहा है कि पार्शियल प्रेशर इन वेपर फेज ऑफ गैस, किसी पर्टिकुलर गैस का जो पार्शियल प्रेशर पी होता है वेपर फेज में, वो उस पर्टिकुलर गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पी प्रोपोर्शनल टू एक्स। देन पी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया, के एच एक्स हो जाता है। यहाँ पे के एच क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। और हेनरी एक तो डायरेक्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन की स्टेट हेनरीज लॉ, वो हम सिंपली लिख सकते हैं, वह भी आपको बताया। हेनरी लॉ डायरेक्ट लिखना तो हम क्या लिखेंगे, द प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन। देन एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस हेनरी लॉ के कुछ लिमिटेशंस भी पूछ सकते हैं। तो हेनरी लॉ के लिमिटेशंस में क्या होता है कि ये हेनरी लॉ के लिए जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी हाई होना चाहिए, शुड नॉट बी लो। और प्रेशर क्या होता है, शुड नॉट बी वेरी हाई। और सोलिबिलिटी ऑफ गैस इज़ वेरी लो इन सॉल्वेंट। ये इसके तीन क्या है लिमिटेशंस भी आप याद कर सकते हैं। और एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन इस टाइप से है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ द हेनरीज कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट के एच का क्या सिग्निफिकेंट है, तो अभी हमने लिखा है पी इज इक्वल टू के एच एक्स। देन के एच इज इक्वल टू बनेगा यहाँ पे पी अपॉन एक्स। यहाँ कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर के एच और इसमें मोल्स में क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, के एच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो के एच की वैल्यू देख, डिफरेंट डिफरेंट गैसेज के लिए जब हमें के एच की वैल्यू प्रोवाइड की जा रही है तो के एच की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर गैस की सोलिबिलिटी का आइडिया लगा सकते हैं। और ये सोल क्या इन्वर्सली आ रहा है, तो सिंपली बोला जाता है हायर द वैल्यू ऑफ के एच, हायर द वैल्यू ऑफ के एच, जिन गैसेज के लिए
KH की वैल्यू क्या होती है, हायर होती है, लेस इट्स सोल्युबिलिटी, उन पर्टिकुलर गैसेज की सोल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है। ये एक सिंपल हमारे पास क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हेनरी लॉ की फॉर्म में इस हेडिंग में से हम निकाल के रखेंगे इसमें। नेक्स्ट, इसी लिक्विड सॉल्यूशन में सेकंड जो डिपेंडेंस हमारे पास आती है वो डिपेंडेंस हमारे पास है सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, किसी पर्टिकुलर सॉलिड की लिक्विड के अंदर सोल्युबिलिटी, इसमें सॉलिड है वो एज ए सॉलिड बिहेव कर रहा है, तो इसकी डिपेंडेंस या अफेक्टिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। सिमिलरली लास्ट हेडिंग जो अभी हमने गैस की डिपेंडेंस पढ़ी है लिक्विड में, उसी के बिहाफ पे सेम वही पॉइंट्स यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है नेचर ऑफ ए सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का नेचर का, इसमें भी वही थ्योरी काम आती है, लाइक डिजोल लाइक मीन्स पोलर सोल्यूट, पोलर या आयनिक सॉलिड जो है, पोलर या आयनिक सॉलिड, पोलर या आयनिक सॉलिड वो पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है, हाईली डिजोल होता है पोलर, और आयनिक जो सॉलिड कंपाउंड होते हैं वो पोलर में डिजोल होंगे, और नॉन पोलर जो सॉल्यूट होंगे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा डिजोल होते हैं। किसी पर्टिकुलर सॉलिड की जो सोल्युबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है दो टाइप की एनर्जीज़ पे, वो दो टाइप की एनर्जीज होती हैं, लेटिस एनर्जी और सेकंड होती है हाइड्रेशन एनर्जी। लेटिस एनर्जी वो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है जो आयंस को रिमूव करने पर, 1 मोल आयनिक कंपाउंड में से आयंस को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, जब एक 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड हाइड्रेट मतलब वाटर के अंदर डिजोल्व होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है, तो एक एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी हो गई और दूसरी क्या होगी, रिलीज एनर्जी होगी। जिस पर्टिकुलर सॉलिड के लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, हाई होती है, किसके कंपेरेटिवली, लेटिस एनर्जी। आप ये भी कह सकते हैं लेटिस एनर्जी एक टेंडेंसी है कि यानी कंपाउंड को वो सॉलिड फॉर्म में रखे, और हाइड्रेशन एक वो टेंडेंसी है जो उसको लिक्विड या सॉल्वेंट में डिजोल्व करने की टेंडेंसी रखती है। तो जिस पर्टिकुलर सॉलिड के लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, लेटिस एंथैल्पी से हाई होती है, तब पर्टिकुलर सॉलिड है वो किसी गिवन सॉल्वेंट में क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास इसमें आता है, डिपेंडेंस की बात करें तो उसमें हमारे पास आता है प्रजेंस ऑफ अदर सब्सटेंस। प्रजेंस ऑफ अदर सब्सटेंस की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास वही पॉइंट आता है, एक तरफ हम ले रहे हैं यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट और एक तरफ ले रहे हैं हम इम्प्योर सॉल्वेंट। इम्प्योर सॉल्वेंट जिसमें ऑलरेडी क्या होता है, कोई कंपाउंड ऑलरेडी डिजोल्व होता है, इसके अंदर किसी पर्टिकुलर सॉलिड को डिजोल्व किया जाएगा तो अवेलेबल स्पेस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो प्योर में किसी पर्टिकुलर सॉलिड की डिजोलिटी क्या होगी या सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, और इम्प्योर में वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इसमें आता है टेम्परेचर। किसी पर्टिकुलर सॉलिड की लिक्विड में सोल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का क्या रोल होता है, तो ये डिपेंड करता है। अभी हमने गैस के लिए क्या बताया, केवल एक पॉइंट बताया कि जनरली गैसेस की सोल्युबिलिटी टेम्परेचर राइज के साथ क्या होती हैं, डिक्रीज होती हैं, लेकिन यहाँ पे सॉलिड की लिक्विड में डिजोलिटी दो टाइप से वेरी करेगी, क्योंकि डिपेंड करता है कि किसी पर्टिकुलर सॉलिड का लिक्विड में डिजोल्व होना एंडोथर्मिक चेंजेस है या एक्सोथर्मिक चेंजेस है। तो एंडोथर्मिक चेंजर और एक्सोथर्मिक चेंजर को हम फिर वही ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर सॉलिड का लिक्विड में डिजोल्व होना यदि एंडोथर्मिक चेंजेज है तो उस केस में यदि हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो उसकी सोल्युबिलिटी भी क्या होती है, राइज होती है। जैसे शुगर, हमें कंसनट्रेटेड शुगर सिरप बनाना है, तो हम शुगर को वाटर में टेम्परेचर राइज के साथ डिजोल्व करते हैं तो वो एंडोथर्मिक चेंजेज होता है। और दूसरा होता है कि एक्सोथर्मिक चेंजेज जिसमें किसी सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करते हैं, यदि ऑलरेडी हीट रिलीज हो रही है तो उन चेंजेज में जो एक्सोथर्मिक है तो ली चैटल करो वहाँ पे टेम्परेचर राइज करने पर उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो टेम्परेचर के बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि सॉलिड किसी लिक्विड में डिजोल्व होता है तो दो टाइप से वेरिएशन शो करता है। और लास्ट पॉइंट इसमें हमारे पास आता है, किसी पर्टिकुलर सॉलिड की लिक्विड में सोल्युबिलिटी पे प्रेशर का क्या रोल पड़ता है। तो प्रेशर का रोल में इसमें क्या होता है, हमें पता है कि जो सॉलिड और लिक्विड दोनों होते हैं वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं या नॉन कंप्रेसिबल कंपाउंड है, यानी प्रेशर का इन पर डायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो सॉलिड लिक्विड सिस्टम जो होता है वो प्रेशर से डायरेक्टली कोई इफेक्टेड नहीं होता है, इस पर प्रेशर का कोई रोल नहीं पड़ता है। तो ये ओवरऑल जो सोल्युबिलिटी की हेडिंग है इसमें एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल गया एज ए हेनरी लॉ की फॉर्म में या सिग्निफिकेंट ऑफ हेनरी कांस्टेंट के एच की फॉर्म में। और एक पॉइंट हमारे पास आया था इसमें, वो जो ऑक्सीजन वाला आपको एक्विटिक लाइव्स के लिए पूछा था, दोनों तीनों क्वेश्चन हमें बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। थैंक यू स्टूडेंट्स।